हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? घर पर सब अपना ध्यान रख रहे हैं ना? घर से बाहर नहीं निकलना अभी, ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि कोरोना वायरस है, बाहर निकलोगे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है अपने को, सो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। चलो ठीक है। सो आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट सेशन। एंड इस सेशन में हम एक बिल्कुल ही नई सीरीज शुरू कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल ठीक है, जिसका नाम मैंने दिया है रॉकिंग रिएजेंट्स। अब बात यह है कि सीरीज में होगा क्या। इस सीरीज में वी विल बी प्राइमरली डिस्कसिंग विद द रिएजेंट्स यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसका मतलब वहां पर रिएजेंट्स आएंगे, और रिएजेंट्स आएंगे तभी रिएक्शंस होंगी, है ना? ऑर्गेनिक रिएक्शन में रिएजेंट्स प्ले अ वाइटल रोल। हमें ये पता जरूर होना चाहिए कि किस तरह का रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट किस तरह के रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, किस तरह के रिएक्शंस उनकी वजह से होते हैं, राइट? तो रॉकिंग रिएजेंट्स जो हमारा सीरीज है, उस सीरीज में हम सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट बेस्ड केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसका इंप्लीकेशन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा जेई के एग्जाम्स में, आपको बहुत ज्यादा इंप्लीकेशन उसका मिलेगा नीट के एग्जाम्स में। कई बार डायरेक्टली रिएजेंट से क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं ना, जैसे कि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि जो हमारा आज का टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसी के एक क्वेश्चन को पूछा गया था। इन दिस सीरीज वी विल बी डिस्कसिंग ओनली अबाउट रिएजेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, मॉड्यूल हमारा सबसे पहला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है? उसके बारे में आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा, तो हो सकता है इसके ऊपर एक दो कंसेक्यूटिव 2 लेक्चर्स और भी आए। जस्ट हैव पेशेंस एंड साथ साथ नोट करते चलो, या फिर आप बाद में वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हो जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे हम लोग शुरू करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है? व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। अब आपके मन में आ गया होगा कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या है भाई? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड को कहते हैं जहां पर कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड हो, ठीक है? बॉन्ड होना चाहिए, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल। और ये बॉन्ड कैसा होना चाहिए? ये एक ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड होना चाहिए। ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड जो है वो एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अगर हम देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड है अगर कार्बन और मेटल के बीच, तो हम बोलेंगे कि वो एक कंपाउंड जो है वो एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है फॉर श्योर। एक तो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के ऊपर ही। तो अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बेटा बताओ कि इथॉक्साइड आयन या फिर सोडियम इथॉक्साइड, क्या ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है? तो नहीं, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर कार्बन और मेटल के बीच कोई बॉन्ड ही नहीं है। यहां पर ऑक्सीजन और सोडियम के बीच बॉन्ड है, वो भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सो इट इज एन आयोनिक बॉन्ड। तो बिल्कुल नहीं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो ये हो गया हमारा कट। इसी तरह से किसी ने पूछ दिया कि बेटा बताओ फिनॉक्साइड आयन क्या एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है? तो नहीं है भाई, फिर से ऑक्सीजन सोडियम, ये भी कट, ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है? इसी तरह से एक और क्वेश्चन आया कि हाँ अब बताओ कि बेटा CH3MgBr क्या ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है? तो यस, इट इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, क्योंकि यहां पर कार्बन और मैग्नीशियम के बीच एक बॉन्ड होगा which will be a covalent bond, so that compound is a organometallic compound, right? इसी तरह से एक और, तो ये जो हमने एग्जांपल है ना, ये टिपिकल एग्जांपल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। यही आज का हमारा टॉपिक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन होगा हमारे साथ। एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, CH3 2 CuLi। ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग बोलते हैं गिलमन्स रिएजेंट। ये हमारे कंसेक्यूटिव सेशंस में आएगा, आगे हम लोग गिलमन्स रिएजेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। गिलमन्स रिएजेंट, तो क्या गिलमन्स रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है? बिल्कुल है। यहाँ पर कॉपर और कार्बन, CH3 में कार्बन ही बॉन्ड बनाएगा ना, तो उनके बीच एक ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, बिल्कुल है। चलिए, तो अब हम लोग देखते फोकस करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे। अभी हमने देखा कि ये एक हमारा एग्जांपल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। The basic form of Grignard reagent is what? The basic form of Grignard reagent is RMgX. ठीक है? Basic form of Grignard reagent is RMgX. अब यहां पर बात यह है कि RMgX में R क्या होगा, X क्या होगा। R जो है, R आपका कुछ भी, कोई भी एराइल या एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है? और X, अब एराइल और अल्काइल ग्रुप में क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे आपका मिथाइल हो सकता है, यहाँ पे आपका इथाइल हो सकता है, यहाँ पे आपको प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ हो सकता है, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा फिनाइल ग्रुप लगा हुआ हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है कि आपको साइक्लोहेक्सेन की रिंग लगी हुई हो।
सो एनी ऑफ द पॉसिबिलिटी कैन बी देयर। आर कुछ भी हो सकता है, ठीक। यहाँ पर एच नहीं होगा, यहाँ पर आर यहाँ पर एच नहीं होता है। एक्स क्या होगा यहाँ पर, तो एक्स जो है जनरली देखा गया है कि एक्स जो है वो कोई भी हैलाइड हो सकता है, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। हालांकि F माइनस के साथ बहुत कम ऐसे ग्रीनार्ड रिएजेंट है जो रिपोर्टेड है, हालांकि है ही नहीं, एक दो होंगे ज्यादा ज्यादा। तो वैसे एक्सेप्शनल क्वेश्चंस आपको जेई में तो खास करके नहीं पूछे जाएंगे और ना ही नीट में पूछे जाएंगे, ठीक है। सो X कैन बी Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, एनी ऑफ देम। कई जगह आप देखोगे कि ग्रीनार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करने के लिए X जो है ना वो बेसिकली ले लिया गया था कई जगह पे टोसाइलेट आयन। सो टोसाइलेट आयन क्या होता है, इसका नाम है टोसाइलेट आयन। तो टोसाइलेट आयन है ये एक बेंजीन रिंग, उसके ऊपर S डबल बॉन्ड O माइनस एंड CH3। सो दिस इज टोसाइलेट आयन। हालांकि ये एक ग्रीनार्ड रिएजेंट का डेरिवेटिव है। बेसिकली ग्रीनार्ड रिएजेंट इज अ रिएक्शन ऑफ RX, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड में आप X क्या रखोगे, या तो फ्लोरीन, या तो क्लोरीन, या तो ब्रोमीन, या तो आयोडीन, इन्हीं चारों में से कोई रख सकते हैं। बट अगर एक्सटेंशन कर दिया जाए, मॉडिफिकेशन कई बार कर दिया जाता है रिएजेंट्स का, तो मॉडिफिकेशन के वक्त आप उसमें से क्या करते हो, जो उसका कन्वेंशनल ग्रुप है, उनमें से प्रेजेंट जो कन्वेंशनल ग्रुप है उनको आप सब्स्टिट्यूट करते हो उनसे रिलेटेड दूसरे ग्रुप से। जैसे हमने यहाँ पर हैलाइड को सब्स्टिट्यूट कर दिया OTS के साथ, राइट। चलो आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लगाएं, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे होगा। अभी मैंने आपको बताया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है बेसिकली वो एक डेरिवेटिव कंपाउंड है किसका, अल्काइल हैलाइड का, ठीक है ना। तो अल्काइल हैलाइड में सो प्रिपरेशन की अगर बात करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो उसका प्रिपरेशन कैसे होगा। सो हम रिएक्शन कराएंगे RX का Mg के साथ, मैग्नीशियम के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहां पर ड्राई ईथर में आप देखोगे बहुत सारे एग्जांपल्स में ET2O लिया हुआ रहता है, या फिर कई जगह पे THF लिखा रहता है। THF का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बेटा बताओ कमेंट में, तुरंत लिखो कमेंट में कि THF का फुल फॉर्म क्या होता है, और जिसने बता दिया उसके लिए कांग्रेचुलेशंस, है कि नहीं। चलो जो बच्चे नहीं जानते हैं THF का फुल फॉर्म क्या होता है, THF स्टैंड्स फॉर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। सो व्हाट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये एक ईथर है इस तरह का, ठीक है। सो दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। अब इसके साथ इसकी रिएक्शन होगी तो ये बनाएगा RMgX। ये हो गया हमारा टिपिकल ग्रीनार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो अब हमने देखा कि यहां पर जो हमने सॉल्वेंट यूज किया है रिएक्शन के लिए, वो हमने किया है ड्राई ईथर, यानी कि ET2O या फिर THF या फिर ऐसे ही कोई और रिएक्शंस, मतलब और भी कई तरह के सॉल्वेंट्स है वो यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किसको कहते हैं, तो भाई वैसे सॉल्वेंट जहां पर पोलैरिटी हो, उसके मॉलिक्यूल में पोलैरिटी हो, मगर वो प्रोटॉन देने के लायक ना हो पाए, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी ना हो कि वो प्रोटॉन दे सके। जैसे कि आप इसमें से प्रोटॉन नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्रोटॉन निकालने के लिए आप कहां से निकालोगे, हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में, यहां से कार्बन, विच इज नॉट वेरी मच पॉसिबल फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन वहां से आसानी से ज्यादा अच्छे से निकलता है, या फिर आसानी से निकलता है जहां पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो। क्योंकि जब आप प्रोटॉन रिमूव करते हो, एक एग्जांपल लेते हैं वाटर का, ठीक है, H2O। तो अगर आप वाटर में से H+ निकालोगे तो ये क्या बनेगा, H+ प्लस OH-। अब यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, मगर यही अगर हम कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आएंगे वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए यहां पर ये हाइड्रोजन्स निकालने थोड़े मुश्किल है, ठीक है। मुश्किल क्या है कि निकलती ही नहीं है इन रिएक्शंस में। सो हमें जो सॉल्वेंट यूज करना है बेसिकली दैट सॉल्वेंट विल बी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में आगे बताता हूं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों यूज नहीं करना, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके लिखते चलना साथ साथ, ठीक है। कई सारी चीजें मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, सो आप उन चीजों को बिल्कुल सावधानी से नोट डाउन करना, क्योंकि कई बार ना फ्लो में हम लोग ऐसी चीजें बता देते हैं जो कि एग्जाम्स में आने लायक तो होती है, बट हम लोग उसको डिक्टेट नहीं करते, ठीक है। सो प्रिपरेशन हम देख रहे हैं, मैकेनिज्म देखते हैं इसके प्रिपरेशन का थोड़ा सा। और भाई मैकेनिज्म क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस बिना मैकेनिज्म के अधूरे हैं।
मैकेनिज्म नहीं आता, रिएक्शन नहीं आता, खत्म बात। इसीलिए सारे रिएक्शन के मैकेनिज्म देखना है। सो मैकेनिज्म देख रहे हैं इसका। अब देखिए मैकेनिज्म कैसा होता है कि ये रहा मैग्नीशियम आपके पास, और मैंने आपको बताया अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कि आपको अगर रिएक्शन में कहीं पर भी मेटल दिख जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, मेटल मिला हमें, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो मैग्नीशियम क्या कर सकता है, Mg+ बना सकता है एक इलेक्ट्रॉन देके। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैग्नीशियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसके आउटर मोस्ट शेल में अभी भी एक इलेक्ट्रॉन तो बचा हुआ है, राइट। चलो यही हमारे काम है यहाँ पे। सो अब हमने ले लिया Rx और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं मैग्नीशियम में। तो ये रहा मैग्नीशियम मेटल, उसका सरफेस, और मैग्नीशियम मेटल पर Mg जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है और Mg+ में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से अटैक करेगा इस R पर और ये दोनों के दोनों बॉन्ड इधर मूव कर जाएंगे। अब देखो ध्यान देना कि यहां पर मैंने जो एरो यूज किया है वो हाफ एरो यूज किया है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। जहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वहां पे कंप्लीट एरो यूज करना है अपने को, इस तरीके का, है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो हाफ एरो यूज करना है अपने को, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं यहां पर। तो ये हो गया R रेडिकल प्लस X-, और Mg का जो सरफेस था उस पर Mg+ बचा हुआ है, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी है अभी, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये R रेडिकल आपस में मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, और ये Mg+ और ये X- इनके बीच हो जाएगा आयोनिक इंटरेक्शन। और यहां पर से जो आपको कंपाउंड मिला वो मिला R Mg X- Mg के ऊपर प्लस, ठीक है। सो दिस वाज मैकेनिज्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक चीज देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला वीडियो पॉज करके आप लोग सारे कांसेप्ट्स लिखते चलो धीरे धीरे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सो अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमने वो तो देख लिया प्रिपरेशन, एक एग्जांपल कर लेते हैं यार इसके प्रिपरेशन के लिए। बिना एग्जांपल के समझ में कैसे आएगा, है कि? तो हम लोग ले लेते हैं CH3Br, क्या नाम है इसका, मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड का हमने रिएक्शन कराया Mg के साथ इन प्रेजेंस ऑफ THF, ठीक है। अब THF के साथ इसका प्रिपरेशन कराया तो हमें क्या मिला यहां से, CH3MgBr। चलो अब यहां पर सीखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम कैसे लिखते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमने एक जनरल फॉर्म देखा ना अभी, क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्म, RMgX। R को वहां पे हम लिख सकते हैं अल्काइल मैग्नीशियम Mg, और X- है तो वो क्या हो जाएगा, हेलाइड, अगर वो हेलाइड है तो, है ना। तो इसका नाम क्या होगा, देखो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं, चलो PHCl, इसका रिएक्शन कराया Mg इन प्रेजेंस ऑफ THF, यहां से मिल गया हमको PHMgCl। क्या नाम होगा इसका, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। बहुत सही है कि नहीं। चलो तो इस तरह से इसका नाम लिखते हैं, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा तो उसका आप नेमिंग इस तरह से कर सकते हो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रिपरेशन तो हमने कर लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। अब मैंने आपको बोला था कि सॉल्वेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट का रोल क्या होगा, रोल ऑफ सॉल्वेंट पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सो रोल ऑफ सॉल्वेंट इज कि जो हमने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया था, राइट, हमने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया था। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टेबलाइज करने का काम करता है। कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टेबलाइज करने का काम करता है, बाय स्टेबलाइजेशन इफेक्ट है इसका, स्टेबलाइजेशन बाय आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। अब आयन डाइपोल इंटरेक्शन, अब कुछ बच्चे जिन्होंने सॉल्वेंट्स के बारे में पूरा पढ़ रखा है उनको यह हो रहा होगा कि सर आयन डाइपोल इंटरेक्शन पोलर प्रोटिक के केस में भी हो सकता है, नॉन पोलर यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर ऐसा कोई इंटरेक्शन होने वाला नहीं है। नॉन पोलर का मतलब कोई पोलैरिटी नहीं है, तो वहां पे पोलैरिटी नहीं है तो डाइपोल कहां से आएगा, सही बात है। तो अगर आयन डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर स्टेबलाइज हो रहा है किसी सॉल्वेंट में, तो वो डाइपोल जो है वो हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में भी मिल सकता है। फिर हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों यूज नहीं किया यहाँ पे, तो बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करने के यहाँ पर नहीं यूज करने के बहुत से कारण।
तो सबसे एक मैं आपको प्रोमिनेंट रीजन बताता हूं कि क्यों यूज नहीं किया हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि अगर हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत अच्छा बेस भी है, वो मैं भी आपको बताऊंगा, उसकी प्रॉपर्टीज भी जब पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो बहुत अच्छा बेस भी है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अच्छे बेस होने की वजह से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से वो प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके और अपनी एक्टिविटी खत्म कर देता है। ठीक है, सो इट कैन बी रिटन एज कि व्हाइल वी कैन नॉट यूज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सो वी कैन नॉट यूज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सिंस द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट itself acts as a base and abstracts the proton from the polar protic solvent। ठीक है, तो हमारे पास एक चॉइस बच जाती है सिर्फ कि हम एक पोलर सॉल्वेंट तो यूज करना है क्योंकि हमें स्टेबलाइजेशन चाहिए, और पोलर सॉल्वेंट होने के साथ साथ हमें प्रोटॉन नहीं देना है। तो प्रोटॉन हम कब नहीं दे पाएंगे उसको, तब नहीं दे पाएंगे जब हमारे पास प्रोटॉन होगा ही नहीं, है कि नहीं। तो हमने नहीं दिया उसको प्रोटॉन। चलिए अब आगे देखते हैं कि हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन से स्टेबलाइजेशन हो कैसे रहा है। तो कोई भी एक सिंपल सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं, आर एम जी एक्स माइनस और एम जी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और हमने जो सॉल्वेंट यूज किया था वो क्या था, हमारा THF था ना, ये हो गया हमारा THF। ठीक है, अब ये याद रखना कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कैटायन का स्टेबलाइज करता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेबलाइजेशन ऑफ कैटायन। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, देखो ये एक आयन है, आयनिक फॉर्म में, और यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से कार्बन के ऊपर क्या आया होगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। सो दिस डेल्टा नेगेटिव चार्ज जो कि डाइपोल ही है ना, तो इनके बीच होगा आयन डाइपोल इंटरैक्शन और इसके थ्रू ये स्टेबलाइज हो जाएगा। ये स्टेबलाइजेशन इफेक्ट आपको नॉन पोलर के केस में नहीं मिलेगा। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या कर देगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कर देगा एसिड बेस रिएक्शन, है ना। सो इसीलिए हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को यूज नहीं करेंगे। ओके, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। सो हेडिंग लगाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहली हेडिंग लगाओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन एक्ट एज बेस। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज, और इसमें हम लोग देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन एक्ट एज बेस। तो बेस की तरह कैसे एक्ट कर सकता है, देखो हमने अभी देखा, क्योंकि CH3 एक हम ले लेते हैं, कोई प्रोटोटाइप ले लेते हैं हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव, क्योंकि Mg जो है वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से इसकी आदत होती है कि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता रहेगा ऐसे ऐसे अपने पास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से दे रहा है, इसकी वजह से इसके ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, राइट। तो नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, भाई बहुत अच्छा बेस, कैसे, तो देखो अगर कंपेयर करें CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस, तो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा CH3 माइनस का। ठीक है, सो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा CH3 माइनस का इसलिए होगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सबसे ज्यादा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि इधर से इधर डिक्रीज हो रही है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग होल्डिंग कैपेसिटी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। सो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा, 4.0। अब ये कहां से लिखा मैंने, आप लोग एक बार रिवीजन कर लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग किस किस स्केल्स पे मेजर करते हैं। ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी गजब की है उसकी। ठीक है, मगर जैसे जैसे आप कार्बन की तरफ बढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन चारों में सबसे कम है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, ये इलेक्ट्रॉन को रेडियली डोनेट कर पाएगा, इसीलिए ये एक अच्छा बेस है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इटसेल्फ कैन एक्ट एज अ वेरी वेरी गुड बेस सिंस देयर इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और वेरी मतलब पार्शियल ही है बट वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इसी वजह से वो बहुत अच्छा बेस है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि
ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? तो भाई न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके जीवन में पॉजिटिव चार्ज की खोज है उसको, जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं मगर वो किसी को देना चाहता है, तो किसको देगा? वो न्यूक्लियस को देगा। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उसी के पास वो जाके इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, राइट? तो इसलिए जिसको न्यूक्लियस की चाहत है, द वन हु लव्स न्यूक्लियस, दैट मींस द वन हु लव्स पॉजिटिव चार्ज कैन बी कंसिडर्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है। क्यों न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है? अभी हमने देखा ना कि CH3 के ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो है एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है भाई, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो यहां पर एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है ग्रेनाड एजेंट में, जहां पर से वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। So this was all about the preparation of Grignard reagent, the properties of Grignard reagent. In the next session of Grignard reagent, we will be covering all the reactions of Grignard reagent जो कि Grignard reagent show करता है। यहाँ पर probable reactions, जो आपके reactions जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। And in the third session, I will be covering those questions over Grignard reagent जो पिछले कुछ पेपर्स में आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेसिकली मैं डिस्कस करूंगा जो IIT JEE में आया है या फिर नीट में आया है। ठीक है, चलो, सो दिस वाज एंड फॉर द वीडियो एंड